तो अब चलते हैं बायो की वन शॉट की तरफ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर अपने पास रहेगा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहां पर यह आता है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, की लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो लाइफ प्रोसेस ऐसे सारी प्रोसेस होती है जिसपे लाइफ डिपेंड होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसपे लाइफ डिपेंड होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस। वो कौन कौन सी प्रोसेस है जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इसके बिना बेटा लाइफ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ये मेन प्रोसेस है जिस पे लाइफ डिपेंड है। तो इन्हीं प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। एक एक करके हमने ये लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करनी है, जिसमें सबसे पहली लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं किसके लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो जाएगी। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स होता है, फैट न्यूट्रिएंट्स होता है, विटामिन न्यूट्रिएंट्स होता है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल्स वगैरह, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रकार के न्यूट्रिशन मोड कितने कितने होते हैं? तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं अपने पास। सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो केवल ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ठीक, जो अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो जितने भी अपने पास ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा, और फोटोसिंथेसिस के दौरान वो अपना फूड खुद बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का अगर तुम्हें पूछे रॉ मटेरियल क्या है, क्या तुम्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 चाहिए ना तुम लोगों को? ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, रॉ मटेरियल CO2 होगा। अच्छा, प्लांट को और क्या चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। अच्छा, प्लांट में क्लोरोफिल और चौथा सनलाइट। ये चार रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के। कौन कौन से? CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये चार रॉ मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। फिर अगर इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, CO2 प्लस H2O गिव्स आउट C6H12O6। ठीक है, तो ये बनती है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन और यहां से O2 है। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, पूरी की पूरी अच्छे से याद रखना है कि CO2 और H2O को मिलाकर अगर यहां पर सनलाइट डाल दी और साथ साथ क्या होगा, यहां पर क्लोरोफिल होगा, तो आगे अपने पास क्या बनेगा बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट बनेगा जिसका नाम है ग्लूकोज, यानी C6H12O6 और प्लस CO, यहां से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक, ये याद रखना है। आगे हमारे पास आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंड्स होता है, फूड के लिए जो दूसरे पे डिपेंड होता है उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, उसी को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी अलग अलग टाइप है, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब निगलना, चबा के निगलना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं होलोजोइक, जैसे ह्यूमन इसका एग्जाम्पल होता है। दूसरा होता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होता है फंगस। ये क्या करता है, सड़ी गली वाली चीजों को खाता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करता है। और पैरासिटिक क्या एग्जाम्पल, कस्कुटा। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो दूसरे को बिना मारे उससे न्यूट्रिशन लेता है, जैसे कस्कुटा होता है ना, कस्कुटा अमरबेल जिसे बोलते हैं, वो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। हाँ, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है बिना उसे मारे। ठीक, ऐसे ही क्या होते हैं, टिक्स वगैरह होती हैं, लाइस वगैरह होती हैं, जुएं जो बोलते हैं ना बेटा, बिना मारे वो सारा कुछ अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। मच्छर हो गया बेटा, है ना, तो वो सारी चीजें अपने पास क्या हो जाता है, यहां पर सैप्रोट्रॉपिक ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन न्यूट्रिशन अगर देखें तो किस तरह से, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब है इनटेक, फूड का इनटेक करना, इंजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होगा, दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। जो लार्ज फूड पार्टिकल होता है उसको स्मॉल फूड पार्टिकल में बदलना, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, उसको क्या कहेंगे, डाइजेशन। अब डाइजेशन अगर बात करें तो अपने पास न्यूट्रिएंट सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होने लग जाता है, माउथ से। किसके द्वारा, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम, सलाइवा में प्रेजेंट होता है ना सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम, वो क्या कर देता है, स्टार्च का डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो स्टार्च का डाइजेशन कहां से शुरू हो जाता है, या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू होता है, माउथ से। ये बात याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा डाइजेशन आता है प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन देखो, माउथ से फिर खाना यहां कहा जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप में जिगजैग मूवमेंट करता है, जिसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद स्टमक में खाना जाता है, और स्टमक में
किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का डाइजेशन। और कौन एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में, जो कि करता है कौन? पेप्सिन एंजाइम। ठीक, उसके बाद स्टमक से खाना कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का भी डाइजेशन होता है, जो कि कौन करता है? बाइल सॉल्ट या बाइल पिगमेंट करता है ना, फैट का डाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का भी कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, फैट का भी कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का भी कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसको तुमने याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, ये पता है। सेलिब्री अमाइलेज स्टार्च का या शुगर का डाइजेशन कर रहे हैं एंजाइम में। अब पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन। देखो, ट्रिप्सिन, लाइपेस और अमाइलेज। यहां पर बात करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लाइपेस किसका डाइजेशन करता है? फैट का, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट बोले तो माउथ से, जो कौन करेगा? सेलिब्री अमाइलेज। और फाइनल डाइजेशन कहां पर होगा कार्बोहाइड्रेट का? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो करेगा? अमाइलेज एंजाइम। ठीक, अच्छा, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहां पर होता है? स्टमक में, जो कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। लेकिन प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कौन करेगा? ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक, और ऐसे ही फैट का डाइजेशन बाइल सॉल्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन अगर हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि कौन करता है? लाइपेज। और ये तीनों ही एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस में। ठीक है, पेनक्रियाज रिलीज करते हैं तीनों एंजाइम को, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहां से शुरुआत हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या कहते हैं? विलाई। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे बेटा, जिसको क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? विलाई कहते हैं। जितनी ज्यादा विलाई होंगी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। न्यूट्रिएंट्स का लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्प्शन कौन करता है? विलाई। और फिर विलाई क्या करती है? पूरे शरीर में उस फूड कंपोनेंट को लेके जाती है, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हो जाता है। एब्जॉर्प्शन कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर एसिमिलेशन पूरा ब्लड तक जाता है खाना। ठीक, और वहां पर क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी वगैरह मिलता है हर एक सेल में जब खाना जाता है। और लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बचा रहता है, वो एनस के द्वारा रिमूव हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन। आई बात समझ में? जो फूड का वेस्ट मटेरियल होता है, वो है ना, तो वो रिमूव हो जाता है बॉडी से, उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ठीक है, तो ये अपने पास न्यूट्रिशन वाली लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपने पास जो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन में? लंग्स। अगर कोई बोले तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा रेस्पिरेशन का? ब्रेकडाउन ऑफ फूड, रिलीज एनर्जी, उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, ब्रीथिंग भी आता है एक शब्द। ब्रीथिंग क्या होता है बेटा? इनटेक या इनहेल और एक्सहेल ऑफ गैसेस। ठीक है, अंदर लो ऑक्सीजन, बाहर डालो CO2। तो इनहेल और एक्सहेल ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है या फूड का ऑक्सीडेशन होता है। और फूड का ऑक्सीडेशन जब होता है तो एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं रेस्पिरेशन इक्वेशन की बात करते हैं, तो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या बनता है? CO2 बनता है प्लस H2O बनता है, और एनर्जी निकलती है एटीपी की फॉर्म में। तो कितनी एटीपी बनती है? 36 से लेकर 38 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एनर्जी कहां पर बन रही है? MC। कहां पर बन रही है ये एनर्जी? MC। MC मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें इतनी ज्यादा एनर्जी बनती है। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के 3 पाथवे मैंने बताए थे। सबसे पहला पाथवे जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन,
एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन, जिससे हमारे पास CO2 H2O एंड एनर्जी बनती है 36 से लेकर 38 ATP। इसी को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि बिना ऑक्सीजन से फूड में अगर हीट कर रहे हैं उसको, बिना ऑक्सीजन में ग्लूकोज को हीट कर रहे हैं, तब जाके हमारे पास वहां पर चलता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अकर्स विदाउट ऑक्सीजन रिलीज लेस एनर्जी। तो यहां पर लेस एनर्जी होती है और किस में देखने को मिलता है? ये ईस्ट सेल में। और किस तरह से यहां पर होता है कि यहां पर जो पायरुवेट होता है, या फिर सिंपल सीधा ग्लूकोज कर लो C6H12O6, ठीक, यहां पर इसको हीट करते हैं बिना ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन में, तो ये किस में बदल जाता है? इथेनॉल, यानी कि अल्कोहल, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस ATP। और कितना ATP? केवल 2 से 4 ATP मॉलिक्यूल्स। तो देखो एरोबिक में ज्यादा एनर्जी बन रही है, एनएरोबिक में कम एनर्जी बन रही है। ये कहां पर देखने को मिलता है? ईस्ट सेल वगैरह में। और एक होता है, एक देखो, एक तो अपने पास है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है अपने पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है अपने पास लेक ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे अपनी मसल सेल होती है ना, तो मसल सेल में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। जहां पर ऑक्सीजन की कमी है तो वहां पर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। आई बात समझ में? तो वो कहां पर देखने को मिलता है? मसल सेल में बनता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर देखें, पाथवे देखें, देखो नाक से लिया गैस या फिर एयर, कहां गया? ट्रैकिया में। ट्रैकिया यानी कि, ठीक है, लंग्स में। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, लंग्स वाले पोर्शन में। ब्रोंकाई से पूरा अंदर लंग्स में, और लंग्स से पूरा अंदर एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होता है? साइट ऑफ गैसेस ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन गैस ब्लड के साथ जुड़ता है या ऐड होता है, और ब्लड से CO2 निकलता है। ठीक है, तो गैसेस ऑफ एक्सचेंज कहां पर होता है? एल्वोलाई में। यूनिट ऑफ लंग्स भी एल्वोलाई है, ये याद रखना है। ठीक, एल्वोलाई आर द साइट ऑफ गैसेस ऑफ एक्सचेंज। गैसेस ऑफ एक्सचेंज कहां पर होता है? एल्वोलाई में। जितनी ज्यादा एल्वोलाई होंगी लंग्स में, उतना ज्यादा गैसेस ऑफ एक्सचेंज होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज कैरिड आउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन पूरे शरीर में कैरी होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? Hb। अच्छा, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके अपने साथ लेके जा सकता है। ठीक है ना? तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल, क्योंकि उसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इस तरह से याद रखना है। तो ये अपने पास रेस्पिरेशन वाली बात भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि फूड कंपोनेंट को पूरे शरीर में लेके जाना, वो ट्रांसपोर्टेशन है। जहां पर सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में जाइलम वेसल्स क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स, यानी कि वाटर और मिनरल्स का प्लांट में कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम वेसल। अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रूट्स में अगर वाटर डालोगे तो रूट्स से ही कहां जाता है? रूट से ऊपर जाएगा ना, सूट की तरफ। रूट से सूट की तरफ क्या जाता है? वाटर और मिनरल्स जाते हैं सॉइल से। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का। और फ्लोएम दूसरा कंपोनेंट, उसमें फ्लोएम होता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि लीफ में फूड बन रहा है ना, इस तरह से लीफ में फूड बनता है, तो वो फूड प्लांट के नीचे वाले भाग में भी जाएगा और ऊपर वाले पार्ट में भी जाएगा। तो फूड का मूवमेंट जो है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है, और कौन करता है? फ्लोएम। लेकिन जाइलम केवल यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है वाटर का। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा वाटर का लॉस हो जाता है। स्टोमेटा क्या होता है? लीफ की जो निचला हिस्सा है, ठीक है, बेसमेंट जो लीफ की है, उसमें टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और वो किसमें हेल्प करते हैं? वाटर लॉस में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन कंपोनेंट कौन सा है? स्टोमेटा। हरी बात समझ में? ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कौन है? ब्लड। ठीक, ब्लड ही क्या करता है? ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऐसे ब्लड CO2 को भी कैरी करता है। ठीक है ना?
कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ब्लड के अलावा एक और अपने पास लिक्विड है जो, या फिर ट्रांसपोर्ट का जो मेन लिक्विड कंपोनेंट है वो ब्लड है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा भी है जिसका नाम है लिम्फ। लिम्फ भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, मिनरल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ना। नेक्स्ट हम यहां पर बात कर रहे हैं कि WBC, ब्लड की जो WBC है वो क्या काम करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं शरीर को, सोल्जर सेल भी कहते हैं WBC को, ठीक है। नेक्स्ट प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर कहीं पर कट वगैरह लग जाता है तो वहां पर क्या होता है, क्लॉट बन जाता है ना, जम जाता है ब्लड, तो वही काम करता है कौन, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम, ठीक है, ब्लड का जो फ्लूइड मीडियम होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। हार्ट हैज द 4 चैम्बर, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। यहां पर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, हार्ट को, क्योंकि हार्ट हमारी बॉडी का क्या होता है, पंपिंग स्टेशन होता है। तो हार्ट क्या करता है, पंप करते हैं, पूरे शरीर में ब्लड को फैलाता है, ठीक। और हार्ट कितने चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर, 2 तो आर्टरिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट में देखने को मिलता है, ठीक। और डबल सर्कुलेशन वहां पर होता है, हार्ट में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। एक साइड में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी साइड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड वाला पोर्शन अगर हार्ट का देखें तो वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। तो जो राइट साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है उसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और दोनों ही सर्कुलेशन एक साथ होते हैं जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए यहां पर डबल सर्कुलेशन वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर हम बात करते हैं ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। अच्छा, आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। आर्टरीज ब्लड को कहां से कहां लेके जाती हैं, आर्टरीज हार्ट से ब्लड को लेके जाती है, ब्लड को हार्ट से लेके जाती है कहां, बॉडी ऑर्गन में। यानी कि आर्टरीज हमेशा क्या करती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं और पूरे शरीर के ऑर्गन तक पहुंचाती है। तो यहां पर आर्टरीज का जो मूवमेंट होता है अवे फ्रॉम हार्ट, जबकि वेन्स क्या करती हैं, बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती है, यानी कि टुवर्ड हार्ट होती है, ठीक। और कैपिलरीज क्या होती हैं, आर्टरी और वेन्स को जोड़ने वाली जो फाइन ब्लड वेजल्स होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेजल्स, पतली पतली ब्लड वेजल्स जो होती है, जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं उसी को कहते हैं कैपिलरीज, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, केवल पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ज्यादातर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, केवल एक पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इसको याद रखना तुमने। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है बेटा, डेफिनेशन एक्सक्रीशन की बोले तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अगर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलो या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी बोलो, उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशंस। अच्छा, ह्यूमन एक्सक्रीशन, अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखे ह्यूमन में तो क्या है बेटा, किडनी। किडनी क्या है, मेन एक्सक्रीटरी यूनिट है ह्यूमन में, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, किडनी, ठीक है। अच्छा, किडनी की यूनिट अगर बोले तो किडनी की यूनिट होती है बेटा नेफ्रॉन, जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है। अच्छा, किडनी के बाद यूरेटर होता है। किडनी क्या करती है, ब्लड फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या करती है, यूरेटर में यूरिन को पहुंचाती है, और फिर यूरेटर से कहां जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है, यूरिन। अच्छा, किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, नेफ्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। इसका जो किडनी की ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, कौन, नेफ्रॉन, फिल्ट्रेशन का काम करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है और यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है, कौन सा, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का डायग्राम तुमने इस तरह से याद रखना है, ये बाउमन कैप्सूल होता है, ठीक है बेटा, और ये पहला वाला पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये यू शेप ट्यूब होती है, फिर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स डीसीटी, और ये
हिनले लूप, ये हिनले लूप होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, बाउमन कैप्सूल यहां से एफरेंट आर्टरी, यहां से एफरेंट आर्टरी, तो यहां से ब्लड लेके आता है यहां पर, और यहां से ब्लड जाता है पूरे शरीर में, ठीक है। तो यहां पर ब्लड आता है तो यहां पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, ब्लड प्रेशर, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फिल्टर रेट होता है। तो फिल्टर रेट जो होता है वो यहां पर निकलता है, ये फिल्टर रेट निकल गया, और ब्लड जो है प्योर ब्लड पूरे शरीर में फिर से वापस चले गया। और ये फिल्टर रेट है, ये क्या बेटा, फिल्टर रेट, इसको याद रख लेना, फिल्टर रेट है। और इस फिल्टर रेट में क्या होगा, इस फिल्टर रेट में होता है गैस पेशाब, ये याद करने की ट्रिक है, गैस पेशाब, ठीक है। गैस मतलब ग्लूकोज, जी मतलब ग्लूकोज, ए मतलब एमिनो एसिड, ठीक है, एस मतलब सॉल्ट, और पेशाब में क्या होगा, पेशाब में क्या होगा बेटा, यूरिया और वाटर, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलती है, ये फिल्ट्रेट में आता है। अब यहां पर पीसीटी में जैसे फिल्ट्रेट जाता है, फिल्ट्रेट कहां जाता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, तो यहां पर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, गैस में जीए का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होता है जीए, जीए मतलब ग्लूकोज, और जीए मतलब ग्लूकोज और एमिनो एसिड, इसका रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है कहां पर, पीसीटी में। अब गैस का जीए तो चले गया, रीअब्जॉर्ब हो गया पीसीटी में, अब इसका क्या बच गया, एस, सॉल्ट। सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है यहां पर, सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में, यानी पीसीटी में रीअब्जॉर्ब होगा कौन सा, गा, यानी कि गैस का गा, यानी कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड। सॉल्ट कहां पर रीअब्जॉर्ब होगा, डीसीटी में, ठीक है। फिर बच गया ये हिनले लूप बच गया, ये लूप ऑफ हिनले, लूप ऑफ हिनले की लेंथ अगर बड़ी होगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा लूप ऑफ हिनले की लेंथ होती है, उतना ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये लूप ऑफ हिनले क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है बेटा शरीर में। किसका रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। अगर इसकी लेंथ ज्यादा से ज्यादा बड़ी होगी तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगा शरीर में, आई बात समझ में। तो ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन किस किस पे डिपेंड करता है, हिनले लूप पे, जितनी ज्यादा हिनले लूप होगी लेंथ, उतनी ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और दूसरा यहां पर फिल्ट्रेट रेट, किस तरह से फिल्ट्रेट हो रहा है, यहां पर कितना फिल्ट्रेट करवा रही है ये बाउमन कैप्सूल, कितना फिल्ट्रेट करवा रहा है यहां पर, उस पे भी वाटर की कंटेंट यहां पर डिसाइड होगी। तो फिर यहां से क्या हो गया, यहां से जीए रीअब्जॉर्ब हुआ, यहां पर वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ हिनले लूप में, और डीसीटी में सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन हुआ। अब फिर ये बच गया यूरेटर। अब यूरेटर में क्या चले गया, यूरेटर में क्या चले गया बेटा, पेशाब, यूरेटर में क्या चले गया, पेशाब यूरेटर में चली गई। अब उस पेशाब में क्या होगा, पानी होगा, वाटर होगा, और यूरिया होगा बेटा, ये नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया, ये चीज, ठीक है। और वो पेशाब फिर कहां जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये चीजें हमने याद रखना है, ठीक है भाई। ये पूरा का पूरा सिंपल, इसी तरह से हमने पेपर में क्या बनाना है, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है। अब ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो यहां से पेशाब निकल रही है, जो यूरिन निकल रही है, उसमें पानी की मात्रा या फिर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किस पे डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन पे, कि कितना ज्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा है, और दूसरा लूप ऑफ हिनले की लेंथ, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हिनले, जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब होगा, और उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन यहां पर रिलीज होगा, ठीक। और अगर हिनले लूप छोटा होगा तो ज्यादा से ज्यादा पानी यूरिन आएगा, मतलब, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर एक्सक्रीशन प्लांट में। तो प्लांट किसके थ्रू एक्सक्रीट करता है बेटा, स्टोमेटा के थ्रू। और क्या क्या मटेरियल है उसके स्टोमेटा के थ्रू, तो क्या करता है, CO2 वगैरह को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। रेजिन वगैरह भी क्या करता है प्लांट, रेजिन और गम भी एक्सक्रीट करता है। जैसे कुछ प्लांट में तुमने देखा होगा उनके स्टेम से क्या निकला, चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, ठीक है, वो गम्स वगैरह या रेजिन वगैरह भी एक्सक्रीट करता है। और फिर सीडिंग लीफ, यानी कि पत्तियों को भी, बूढ़ी पत्तियों को भी प्लांट क्या करता है बेटा, गिराता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं। अब पेपर के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक पे तुमने फोकस करना है, यहां पर फोटोसिंथेसिस जो मैंने पढ़ाया उसकी क्वेश्चन पे
ठीक। दूसरा स्टेप ऑफ ह्यूमन डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन वाले पे भी तुमने अच्छे से फोकस करना है। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके बाद जाइलम फ्लोएम, डबल सर्कुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ के जाना है, नेफ्रॉन का फंक्शन और नेफ्रॉन का, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें यहां पर बता दी हैं। और उसके बाद फंक्शन ऑफ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुमने यहां पर अच्छे से पढ़ के जाना है। और फिर देखना इस चैप्टर का बहुत अच्छा, जो भी क्वेश्चन आ रखे होंगे तुम बहुत अच्छे से उसको अटेंड कर लोगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अपने पास ये लाइव प्रोसेस वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। इसमें देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। अब हम बायो के नेक्स्ट वन शॉट कर रहे हैं जो अपने पास रहेगा बेटा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करें, सबसे पहले यहां पर टॉपिक जो आता है, व्हाट इज कंट्रोल, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल क्या होता है, प्रोसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म रेगुलेटेड बाय बॉडी, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बॉडी के द्वारा जो भी फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का स्टिमुलस से रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, जैसे बाहर से कोई स्टिमुलस हमारे पास हो गया तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, तो वो चीजें क्या हो जाता है अपने पास, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में कौन हेल्प करता है, स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस चेंज इन सराउंडिंग, सराउंडिंग में जो भी चेंज होता है उसी को स्टिमुलस कहते हैं। डन बाय द नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। और नर्वस सिस्टम के द्वारा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट रिस्पॉन्स होता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोनल सिस्टम से होता है बॉडी में, जो कि स्लो रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम वाला कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अगर ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में नर्वस सिस्टम का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो न्यूरॉन आता है, क्योंकि न्यूरॉन या नर्व सेल ही क्या करती है, यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नर्व सेल क्या होती है, नर्वस सिस्टम की यूनिट को मानते हैं नर्व सेल। ठीक है, न्यूरॉन क्या होती है, नर्व सेल क्या होती है, यूनिट, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक, और किस तरह से इसका डायग्राम बनता है, ये सिंपल सा डायग्राम बनाना बेटा न्यूरॉन का। ठीक है, ये सिंपल सा डायग्राम किसका बनाओगे, न्यूरॉन का बनाओगे, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ये बन गया भाई न्यूरॉन। ठीक है, और फिर यहां पर ये एक्सॉन के बाहर ये इस तरह से, ये इस तरह से, और फिर लास्ट में ये नर्व एंडिंग, ये बन गया नर्व सेल। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल भी होती है ह्यूमन बॉडी की नर्व सेल। ठीक, अच्छा पार्ट क्या होता है इसका, डेंड्राइट। डेंड्राइट किसे कहते हैं, ये है डेंड्राइट बेटा। ठीक है, ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट्स ये वाला। फिर जो कि मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है। उसके बाद होता है सेल बॉडी, तो ये वाला पोर्शन जो पूरा का पूरा होता है इसका, ये सेल बॉडी होता है। ठीक, ये सेल बॉडी होता है, और ये अंदर ये इसका न्यूक्लियस होता है, इस सेल का न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद एक्सॉन, ये पूरा का पूरा ये जो डंडी है, लंबी डंडी, ये होता है एक्सॉन बेटा। ठीक, और जो एक्सॉन क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है, यहां से डेंड्राइट से एक्सॉन मैसेज आता है, और लास्ट में नर्व एंडिंग पे, ये नर्व एंडिंग होती है लास्ट में, नर्व एंडिंग। ठीक है, यहां तक मैसेज आता है, तो डेंड्राइट से नर्व एंडिंग मैसेज का जाता है, मैसेज ट्रांसफर होता है। ठीक, मैसेज ट्रांसमिट इन द फॉर्म एज अ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यहां पर मैसेज किस तरह से ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। ठीक है, अब ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं, यहां पर नर्वस सिस्टम है, दो प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ह्यूमन ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला जो पार्ट है इसका फोर ब्रेन, दूसरा बीच में मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन कहां कहां क्या क्या काम करता है, इंटेलिजेंस फोर ब्रेन, मेमोरी भी फोर ब्रेन, डिसीजन मेकिंग भी फोर ब्रेन, वॉलेंटरी एक्शंस भी फोर ब्रेन करता है बेटा। ठीक है, और मिड ब्रेन क्या क्या काम करता है, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक और आईज। ठीक है, ये आंखों की, गर्दन का और हेड वगैरह का क्या करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और हाइंड ब्रेन जो पीछे वाला ब्रेन है वो क्या करता है, उसमें सेरेबेलम प्रेजेंट होता है एक पार्ट। सेरेबेलम जो हाइंड ब्रेन का पोर्शन होता है वो क्या कंट्रोल करता है, बैलेंसिंग पोस्चर, बैलेंस और पोस्चर ऑफ बॉडी। यानी कि जो अगर मैंने बोला कभी कभी शराबी क्या होता है, शराब पीता है तो उसका किस पोर्शन पे, ब्रेन के किस पोर्शन पे इफेक्ट होता है, सेरेबेलम, तभी तो शराबी अपना क्या नहीं कर पाता, बैलेंस अच्छे से नहीं बना पाता। ठीक है,
नेक्स्ट मेडुला ऑब्लंगेटा क्या काम करता है? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और ब्रीथिंग वगैरह को रेगुलेट वगैरह करवाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। हार्ट बीट और ब्रीथिंग को रेगुलेट करवाता है, ठीक। कौन? हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा। अब अपने पास दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, यानी जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही रहते हैं, वो ब्रेन तक नहीं जाते हैं। एक्ट एज अ पाथवे बिटवीन ब्रेन और बॉडी, बॉडी और ब्रेन के बीच में जो एक पाथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहता है। जो बॉडी के जो रिस्पॉन्स और एक्शन को है ब्रेन तक पहुंचाता है उसी को क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास रहता है यहां पर। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? इमीडिएट रिस्पॉन्स, है ना। क्या होता है? क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बाय बॉडी, उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे मान लीजिए किसी गर्म चीज पे हाथ पड़ गया तो क्या तुम सोचोगे हटाने के लिए? किसी गर्म चीज में अगर हाथ पड़ गया तो तुम उसमें सोचोगे कि हटा दो हाथ? नहीं सोचोगे ना, अपने आप ही बॉडी क्या कर देगी? रिस्पॉन्स कर देगी, उसी को कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। तो वो रिफ्लेक्स एक्शन कौन कोऑर्डिनेट करवाता है? स्पाइनल कॉर्ड तक ही वहां पर मैसेज आता है। और किस हिसाब से मैसेज आता है? देखो यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस आएगा एनवायरमेंट से, ठीक है। फिर वो स्टिमुलस को कौन कैच करेगा? रिसेप्टर, जो बॉडी का रिसेप्टर होगा। फिर वो रिसेप्टर कहां लेके जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन में मैसेज लेके जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन से फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से फिर वापस इफेक्टर की तरफ रिस्पांस देगी बॉडी, उस स्टिमुलस का रिस्पांस बॉडी देगी। आई बात समझ में? और ये बहुत ही क्विक यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास होता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट कोऑर्डिनेशन में देखो बेटा, ह्यूमन में तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या होते हैं? हार्मोन्स भी होते हैं और नर्वस सिस्टम भी होता है, ठीक। लेकिन प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम होता नहीं, केवल हार्मोन ही होता है। जैसे ह्यूमन में एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है हार्मोन्स के लिए, जिसमें सबसे पहले पिट्यूटरी फिर आता है ना, ये सारी चीजें। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर बात करते हैं वो आगे देख लेंगे। सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में कोऑर्डिनेशन होने के लिए क्या करता है, क्या चाहिए होता है? हार्मोन चाहिए होता है, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन बोल दो या केमिकल कोऑर्डिनेशन बोल लो, यानी प्लांट हार्मोन की वजह से प्लांट में क्या होता है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट हार्मोन में सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन किस में हेल्प करता है बेटा? ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। दूसरा जिब्रेलिन, दूसरा हार्मोन प्लांट हार्मोन। पहला तो ऑक्सिन है, दूसरा हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या काम करता है? स्टेम ग्रोथ करवाता है, बीच की जो स्टेम वगैरह होती है उसकी ग्रोथ एलोंगेशन वगैरह करवाएगा। फिर तीसरा प्लांट हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? जो सेल डिविजन्स करवाता है, सेल को डिवाइड करवाएगा, सेल डिविजन्स, ठीक है। और फिर चौथा अपने पास होता है इथाइलिन। और इथाइलिन क्या काम करता है? इथाइलिन फ्रूट को पकाने में काम करता है, ठीक है खुशी। और लास्ट जो पांचवा प्लांट हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, वो क्या करता है? ग्रोथ इनहिबिटरी फैक्टर है। या फिर एब्सिसिक एसिड क्या होता है? जिब्रेलिन, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी कहते हैं, एबीए हार्मोन कहते हैं इसको, एबीए। एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं? एबीए हार्मोन, जो कि जिब्रेलिन के अपोजिट में काम करता है, ठीक है। एंटी जिब्रेलिन हार्मोन इसे कहते हैं, ठीक। ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है? लीफ को फॉल करवाता है, पुरानी बूढ़ी पत्तियों को, पुरानी पत्तियों को फॉल करवा देता है, जबकि जिब्रेलिन नई पत्तियां लेके आता है। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये जिब्रेलिन क्या करता है? ब्रेक डाउन डॉर्मेंसी ऑफ सीड, सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, यानी कि सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या करता है? सीड को डॉर्मेंट बनाए रखता है, यानी कि उसको जर्मिनेट नहीं होने देता। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलता है। प्लांट मूवमेंट्स की बात करते हैं तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स अगर बात करें कौन कौन सा ट्रॉपिज्म होता है? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। अच्छा, ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ये अपने पास जो ट्रॉपिक मूवमेंट है किसके रिस्पांस में होता है? लाइट के रिस्पांस में अगर हो रहा है तो फोटोट्रॉपिज्म, अगर ग्रेविटी के रिस्पांस में हो रहा है तो जियोट्रॉपिज्म, और ठीक है, तो ये पानी के रिस्पांस में अगर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोट्रॉपिज्म। अरे बात समझ में? अब अगर बात करते हैं इस चीज की कि जो ये ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जहां से उसे स्टिमुलस मिल रहा है। अगर जैसे तुमने सूरजमुखी का फूल देखा होगा ना बेटा, तो जहां से सनलाइट उसे जाती है वो सूरजमुखी का फूल उसी डायरेक्शन में घूम जाता है। और ऐसे ही अगर प्लांट को तुम खिड़की पर रख दो तो सनलाइट बाहर से मिल रही है ना उसे, तो बाहर कोई मूवमेंट करेगा, अंदर को प्लांट नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कहां? बाहर को।
ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस मिल रहा है उसी डायरेक्शन में रिस्पॉन्स अगर देता है तो उसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जबकि दूसरा मूवमेंट होता है नास्टिक मूवमेंट, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अगर ट्रॉपिक मूवमेंट को बोले तो डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये डायरेक्शन के अनुसार मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शनल मूवमेंट। लेकिन नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। जैसे तुमने छुई मुई का पौधा देखा होगा बेटा, टच मी नॉट प्लांट, उसको तुम चाहे पत्ती को ऊपर से छुओ चाहे नीचे से छुओ, उसको ऊपर से ही क्लोज होना होता है, तो वो होता है नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, जिसमें सबसे पहले थिग्मोनास्टिक यानी कि टच करके जो रिस्पॉन्स देता है वो थिग्मोनास्टिक होता है। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट जिस लीफ देखे होगा तुमने, तो वो थिग्मोनास्टिक एग्जांपल होता है। नेक्स्ट अपने पास है हार्मोन इन एनिमल एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनल कंट्रोल अगर हम देखें यहां पर, नर्वस सिस्टम तो हमने देख लिया। अगर हार्मोनल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन देखते हैं एनिमल्स में, तो हार्मोनल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है? हार्मोन्स की वजह से इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम में कंसीडर करते हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। हार्मोन इन एनिमल या फिर एंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन इसको हम कहते हैं। केमिकल्स की वजह से, हार्मोन्स क्या है? केमिकल्स हैं। ठीक है ना, मैसेज रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, केमिकल मैसेज रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज होते हैं उसी को हम हार्मोन्स वगैरह कहते हैं, और वो हार्मोनल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे सबसे पहली जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड से नाम से जाना जाता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड को। वो क्या काम करता है? मास्टर ग्लैंड काम क्या करती है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। जिसकी पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही होगी तो अच्छे से उसकी हाइट वगैरह बढ़ रही है। ठीक है, जैसे गोलू हो गया, अंशिका हो गई, खुशी हो गई। और अगर जिसमें ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा है तो वो छोटा का छोटा रहेगा, बौना रह गया, जैसे अंश हो गया, है ना, तो छोटा दाना टाइप का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं थायराइड। थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करती है? बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। ठीक है, और जो यहां पर थायरोक्सिन हार्मोन है वो साथ साथ क्या होता है? जैसे अगर थायरोक्सिन हार्मोन एक्सेसिव रिलीज हो गया तो यहां पर क्या बन जाएगा? गले पे ग्वाइटर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पेनक्रियाज ग्लैंड जो है, पेनक्रियाज ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? यहां पर इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या काम करता है भाई? ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? मॉडरेट करता है या कम करता है? डिक्रीज करता है, मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को। और दूसरा देखो, पेनक्रियाज जो है दो हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागॉन। ठीक है, इंसुलिन तो क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, जबकि ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, इनिशिएट करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किसके ऊपर होती है? किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है बेटा। वो एड्रिनल ग्लैंड क्या हार्मोन सिक्रीट करती है? एड्रेनलिन हार्मोन। और इसी एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। ठीक है, करो या भगो। जैसे तुम्हारे सामने जंगल में जा रहे हो और तुमने देख लिया शेर सामने से आ रहा है, तब क्या करोगे? तो क्या करोगे बेटा? या तो डरोगे, भाग जाओगे, और भाग कहां तक सकोगे? लास्ट में अगर झपट लिया शेर ने तो उसके साथ उसके बाद लड़ोगे। ठीक है, जैसे शेर ने ऐसा करा तो उसके मुंह में फंसा दिया बेटा डंडा, तो उसका मुंह ऐसे खुला रह गया और शेर भी चिल्लाते चिल्लाते भाग जाएगा और तुम भी बच जाओगे, है ना। तो ये चीजें, तो ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसको कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेस्टिस। अगर मेल है तो उसमें क्या हो जाएगा? टेस्टिस, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मेल बॉडी में सेकेंडरी चेंज लेके आ रहा है। ठीक है, एडोलेसेंस चेंज जो भी मेल बॉडी में आती है वही क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। और अगर फीमेल होगी तो ओवरीज होगी, और ओवरीज कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और वो फीमेल में सेकेंडरी चेंज लेके आता है, जो फीमेल में एडोलेसेंस स्टेज में देखने को मिलता है। अब नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते बेटा, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के बीच में, है ना। नर्वस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? फास्ट रिस्पांस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में चलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इसलिए ये फास्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम में जल्दी हो जाता है, फास्ट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन लेता है, और थ्रू नर्वस होता है। तो जबकि हार्मोनल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो अगर ये नर्वस वाला फास्ट हो रहा है तो ये स्लो रहेगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी केमिकल सिग्नल की वजह से हो रहा है। ये शॉर्ट टाइम में हो जाता है, बहुत जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है, समय ज्यादा लेता है। और ये नर्वस सिस्टम से होता है तो ये ब्लड से होता है। तो ये इसके बीच में नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल के बीच में डिफरेंस था। तो यहां पर भी हमारे पास कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, वन शॉट में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट बायो का चैप्टर अपने पास रहेगा
रिप्रोडक्शन का वन शॉट। ठीक है, यहां पर अगर देखें अपने पास सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड्स, यानी कि जहां पर ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना, यहां पर क्यों रिप्रोडक्शन करना जरूरी है भाई? रिप्रोडक्शन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, क्यों? क्योंकि एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अगर मैं ह्यूमन स्पीसीज हूं और अगर मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा तो क्या मेरी प्रजाति आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है जब ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेगा तभी तो ह्यूमन स्पीसीज आगे बढ़ेगी। अगर ह्यूमन रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, जैसे मॉर्निंग में स्कूल में प्रतिज्ञा खिलाई जाती है कि सारे भारतवासी मेरे भाई बहन है, अगर ऐसे मानने लग जाए कोई तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे बेटा, और ह्यूमन स्पीसीज क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि किस लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है? कंटिन्यूटी, स्पीसीज कंटिन्यूटी के लिए। दूसरा, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर गैमेट्स नहीं बनते हैं, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यहां गैमेट बनते ही नहीं है क्योंकि एक ही पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा तो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। गैमेट वहीं पर बनते हैं जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट होती है गैमेट्स। ठीक है, यहां पर ऑफ स्प्रिंग क्या बनते हैं? जो भी यहां पर नए ऑफ स्प्रिंग बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह। इस वजह से हम बोल सकते हैं आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि क्लोन बनते हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी बनते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह। ठीक है, अब इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप यहां पर देखते हैं तो सबसे पहला जो टाइप यहां पर आता है वो बाइनरी फिजन या फिर फिजन सबसे पहला टॉपिक आता है। सबसे पहला यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक आता है, टाइप आता है फिजन। फिजन का मतलब है जहां पर पेरेंट ऑर्गेनिज्म टूटता है और टूट के दो में टूट सकता है या दो से ज्यादा में टूटता है। अगर दो में टूट रहा है तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन में मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में टूटेगा और हर एक टुकड़ा उसका नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, सच एज पेरेंट। ठीक है, जिसका एग्जांपल बाइनरी फिजन का है अमीबा और बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनरी फिजन के अलावा ये भी फिजन में अपने पास मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? जहां पर पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और फिर हर एक टुकड़ा उसका नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, जैसे पेरेंट है। जैसे इसका एग्जांपल होता है मल्टीपल फिजन का प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, दूसरा जो यहां पर टाइप होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग। बडिंग में क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो एज बड, नया ऑर्गेनिज्म बनता है किससे? बड से। तो उसको कहते हैं, जैसे पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के साइड में बॉडी का आउटग्रोथ होगा, उसको बड कहेंगे, और उसी बड से फिर क्या होगा? बड जब डिटैच होगा तो उससे ही नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। उसका एग्जांपल है ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट, और दूसरा हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पास है नेक्स्ट टाइप इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? बॉडी ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं स्पायरोगायरा की बात करता हूं, यहां पर ये स्पायरोगायरा में क्या होता है? फ्रेगमेंट होते हैं। तो स्पायरोगायरा क्या होता है? पर्टिकुलर फ्रेगमेंट से टूटता है और हर एक फ्रेगमेंट उसका नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, सच एज पेरेंट ऑर्गेनिज्म। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। एग्जांपल आएगा स्पायरोगायरा, जिसको बोलते हैं बीजीए। क्या बोलते हैं इसको? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास यहां पर रिजनरेशन। रिजनरेशन में क्या होता है कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को अगर कट कर दें तो नया उसका हर एक पार्ट, उस ऑर्गेनिज्म का हर एक पार्ट क्या करेगा? नई बॉडी फॉर्म कर देगा। ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, जिसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया के कितने भी टुकड़े कर दो बेटा, उसका हर एक टुकड़ा क्या कर देगा? नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक है, तो उसी का एग्जांपल हो जाएगा रिजनरेशन। रिजनरेशन मतलब दोबारा से जनरेट। जैसे छिपकली की बात करते हैं ना, तो छिपकली की केवल पूंछ में रिजनरेशन है। अगर पूंछ काट दोगे ना छिपकली की तो नई पूंछ आ जाती है, तो वो उसके केवल पूंछ में रिजनरेशन है। अगर हम बात करते हैं हमारे अंदर, अगर देखें रिजनरेशन किस किस ऑर्गन में? बालों में रिजनरेशन है, बाल काट देंगे तो दोबारा आ जाएंगे। ठीक है बेटा, नाखून काटेंगे दोबारा आ जाएंगे, स्किन छिल जाएगी तो दोबारा आ जाएगी। आई बात समझ में? तो ये आउटर ऑर्गन है रिजनरेशन के। एक इंटरनल ऑर्गन भी हमारे पास है। एक्सटर्नल ऑर्गन में तो मैंने बता दिया कौन कौन से, बाल, नाखून, स्किन। लेकिन इंटरनल ऑर्गन भी हमारा रिजनरेशन करता है, एक वो है लीवर। लीवर अगर आधा काट के किसी को दे दो तो हमारे अंदर भी नया लीवर आ जाएगा, और दूसरे को जो डोनेट कर रखा है उसके अंदर भी नया लीवर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं
लेकिन हमारा पूरी की पूरी बॉडी रीजनरेशन नहीं कर सकती। ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी पूरी बॉडी रीजनरेट कर देती है, अगर कहीं से भी काटोगे तो उसका नई बॉडी पूरी की पूरी बन जाती है, वो है प्लेनेरिया। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे स्पोर बनाएगा, स्पोर जो है हवा में फैलेंगे और क्या होंगे, दूसरी जगह में गिरेंगे, जहां पर गिरेंगे वहां पर भी नया पेरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। उसका एग्जांपल है राइजोपस। ठीक, नेक्स्ट अपने पास होता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अगर, अच्छा स्पोर फॉर्मेशन में ये जो मैं एक बात करता हूं, राइजोपस, इस राइजोपस को ब्रेड मड के नाम से भी जानते हैं, जो ब्रेड के ऊपर नहीं लग जाता है ना, फंगस टाइप का, तो उसी को कहते हैं ब्रेड मड। ठीक है ना, वो राइजोपस। नेक्स्ट अपने पास है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अक्सर प्लांट में देखने को मिलता है, जिसमें न्यू प्लांट बनता है किसी पुराने प्लांट के पार्ट से। अब वो पुराने प्लांट का पार्ट रूट्स हो सकता है, रूट से नया प्लांट बनना, स्टेम से नया प्लांट बनाना, लीफ से नया प्लांट बनाना है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं रूट से नया प्लांट बनाना, जैसे किसी की रूट्स लगा दो तो उससे नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं स्टेम से नया प्लांट बन जाता है। जैसे स्टेम मॉडिफिकेशन कौन सा है, पोटैटो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। ठीक, और ये शुगर केन भी क्या है, स्टेम से नया प्लांट बनता है, स्टेम मॉडिफिकेशन। ये ब्रायोफाइलम क्या है, लीफ से क्या बनता है, नया प्लांट बनता है। और ऐसे रूट वाले भी तुम्हारे पास है कि कहीं किसी की रूट लगा दी तो रूट से नया प्लांट बन जाता है, तो वो अपने पास वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो जाता है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर कंप्लीट होता है। अब अगर मैं बात करता हूं एडवांटेज फास्ट रिप्रोडक्शन, एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या फिर इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। अगर मैं एडवांटेज देखता हूं या फिर इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज देखता हूं, तो ये फास्ट प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है। और दूसरा, इसमें आइडेंटिकल ट्रेट्स बनते हैं, पेरेंट्स की तरह यहां पर करैक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट असेक्सुअल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जहां पर दोनों ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दोनों अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, दोनों सेम सेक्स वाले पेरेंट इन्वॉल्व हो गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, यहां पर दोनों अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तभी क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। और दोनों अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट का क्या होता है, गैमेट चाहिए होता है। जैसे अगर मेल गैमेट अगर बात करें स्पर्म, फीमेल गैमेट बात करें तो ओवम, दोनों का अगर बात करें, जैसे यहां पर गैमेट्स है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट होती है गैमेट्स, इसमें गैमेट्स बनते हैं। ठीक, तो गैमेट्स क्या होता है, सेक्स सेल भी बोलते हैं। अगर मेल गैमेट की बात करते हैं तो स्पर्म, फीमेल गैमेट की बात करते हैं ओवम या एग। ठीक, फर्टिलाइजेशन इन गैमेट्स का मिलन जब होता है, फ्यूजन जब होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी स्पर्म और ओवम जब मिलता है या फिर मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेल फॉर्म्ड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के टाइम के बाद जो सबसे पहली सेल बनती है उसको कहते हैं जाइगोट। ठीक, और फिर क्या होता है यहां पर जो इसकी इंपॉर्टेंस, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस अगर देखें तो ये यहां पर देखने को क्या मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, वेरिएशन आता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बन रहे हैं, मेल और फीमेल से मिलकर बन रखे हैं, तो हम एक अलग प्रकार के बनेंगे, यानी हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, अलग होगी। हम पेरेंट्स की तरह बिल्कुल डिटो नहीं होंगे, क्लोन नहीं होंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक यहां पर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, सबसे पहले तो फ्लावर का स्ट्रक्चर याद रखना तुम लोगों ने। अच्छा, यहां पर फ्लावर में क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जहां पर क्या होगा, एंथर होगा। एंथर में क्या होगा भाई, पॉलन ग्रेन बनेंगे। ठीक, और पॉलन ग्रेन क्या होता है, यहां पर मेल गैमेट के तौर पे भी काम कर सकते हैं या फिर मेल गैमेट लिख सकते हो। ठीक है, वो फिलामेंट सपोर्ट करता है एंथर को, और एंथर में क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, जिसको हम यहां पर मेल गैमेट्स के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। फिर पिस्टिल या फिर कार्पल क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, उसमें जो स्टिग्मा रिसीव करता है इन पॉलन ग्रेन को पॉलिनेशन के दौरान। ठीक, स्टाइल के द्वारा अंदर या उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा पॉलन ट्यूब बनती है, और लास्ट में ओवरी में क्या जाता है, पॉलन ग्रेन जाता है। ओवरी में पॉलन ग्रेन जाता है तो वहां पर फर्टिलाइजेशन करता है। इसका मतलब है प्लांट में फर्टिलाइजेशन का साइट कहां पर होता है, ओवरी में। प्लांट में फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, ओवरी में। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होता है, ओवरी फ्रूट में बदल जाता है। अब यहां पर पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, जब एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर, उसी घटना को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसी को क्या कहते हैं,
पॉलिनेशन। अब टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन उड़कर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, दो डिफरेंट फ्लावर है, एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं तो उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो किसके द्वारा ये पॉलन ग्रेन जाते हैं, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं पॉलन ग्रेन, तो उसको कहते हैं विंड पॉलिनेशन। वाटर के द्वारा पॉलन ग्रेन जाते हैं तो उसको कहेंगे वाटर पॉलिनेशन, ठीक है ना। वाटर के द्वारा, वाटर वाले प्लांट्स में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, जैसे एक फ्लावर पे इंसेक्ट बैठा, वो वहां से पॉलन ग्रेन उसके पांव पे चिपक गए, फिर वो उड़ के दूसरे फ्लावर पे गया तो वहां पर उसके पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं, तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है ना। तो ये चीजें अपने पास हो जाती हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट, अगर मैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट की बात करता हूं तो फर्टिलाइजेशन किस तरह से प्लांट में होता है, पॉलन ट्यूब बनती है। जैसे ही हमारे पास प्लांट में देखने को मिलता है कि पॉलन ग्रेन चले गए स्टिग्मा के ऊपर, अब स्टिग्मा के बाद क्या होगा, वहां पर क्या बनेंगे, पॉलन ट्यूब बनेगा। पॉलन ट्यूब के दौरान वहां पर क्या जाएगा, मेल गैमेट जाएगा, पॉलन ग्रेन के थ्रू मेल गैमेट, पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट जाएगा ओवरी तक। अब मेल गैमेट किसके साथ मिलेगा, फीमेल गैमेट के साथ, यानी फर्टिलाइजेशन करेगा ओवरी में और जायगोट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, उसके बाद क्या होता है, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल किस में बदल जाता है, सीड में, और ओवरी किस में बदल जाता है, फ्रूट में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाता है और जो ओवरी होता है वो फ्रूट में बदल जाता है। ये याद रखना तुम लोगों ने, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एडोलेसेंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एडोलेसेंस की बात करें, यहां पर नहीं, रिप्रोडक्शन और हेल्थ की बात करते हैं, यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एडोलेसेंस की बात करें तो यहां पर सबसे पहले चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान जो भी चेंज आते हैं, प्यूबर्टी के दौरान जो भी चेंज आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस, या फिर एडोलेस या प्यूबर्टी चेंज कह सकते हैं उनको, ठीक है। यानी प्यूबर्टी के दौरान जो चेंज आते हैं, एडोलेसेंस के दौरान चेंज जो आते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी चेंज। हार्मोनल चेंज, यानी कि दो चेंज यहां पर देखने को मिलते हैं, प्यूबर्टी चेंज और हार्मोनल चेंज, ठीक है। हार्मोन्स की वजह से वो प्यूबर्टी चेंज आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किस तरह से डेवलप होते हैं, यानी कि हार्मोन्स की वजह से ये प्यूबर्टी चेंज आते हैं, सेक्स हार्मोन की वजह से। कौन से हार्मोन्स की वजह से, सेक्स हार्मोन की वजह से। फीमेल में फीमेल सेक्स हार्मोन होगा, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसकी वजह से ये चेंज देखने को मिलेगा। मेल में टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, उसकी वजह से ये चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बॉयज में क्या क्या चेंज आएगा, बियर्ड आएगी, डीप वॉइस होगी, है ना, वॉइस में चेंज आएगा, बियर्ड वगैरह आएगा। गर्ल्स में क्या होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। बाकी तो क्या है भाई, बॉडी मसल्स वगैरह डेवलप होते हैं, वॉइस चेंज होती है, ये सारी चीजें है ना। नेक्स्ट, हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन मेल का है और फीमेल का क्या है, एस्ट्रोजन। यानी इस सेक्स हार्मोन की वजह से मेल में ये चेंज आ रहे हैं, इस सेक्स हार्मोन की वजह से फीमेल में ये चेंज आ रहे हैं, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से तुमने डायग्राम भी पढ़ना है इसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो टेस्टिस होता है, क्योंकि यहां से गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट, स्क्रोटम अगर बात करते हैं तो स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस को कंटेन किया रहता है। और स्क्रोटम क्या होता है, बॉडी से बाहर होता है, क्योंकि बॉडी से बाहर जब स्क्रोटम होता है तो वहां पर टेस्टिस होते हैं, वहां पर टेस्टिस बॉडी से बाहर होते हैं, क्योंकि बॉडी के जो कोर टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पे ही स्पर्म बनते हैं, इसीलिए स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस क्या होते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं स्क्रोटम में, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। वास डिफरेंस ट्रांसपोर्ट स्पर्म, वास डिफरेंस क्या करता है, टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करता है, ठीक है। यूरेथ्रा, ऐसा पास जिससे स्पर्म इजैकुलेट होता है, ठीक है। पेनिस, स्पर्म को ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। अब हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका डायग्राम भी याद रखना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक। इसमें ओवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन बनता है, क्योंकि ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट्स, जिसको बोलते हैं एग, ठीक है। फिर फैलोपियन ट्यूब में जैसे एग्स आता है तो वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। देखो अगर मैं प्लांट की बात करता हूं तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, ओवरी। लेकिन अगर एनिमल की बात करें यानी ह्यूमन की बात करें तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट,
ये याद रखना है। यूट्रस सपोर्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी यूट्रस में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं गेस्टेशन, यानी पूरा एम्ब्रियो डेवलप करता है, पूरा का पूरा फीटस बन जाता है, ठीक है। फिर वेजाइना क्या होता है, बर्थ कैनाल, जहां से बर्थ होता है वेजाइना होता है, बर्थ कैनाल, ठीक। मेंस्ट्रुएशन, अगर क्या होगा, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो उसके बाद कौन सी घटना देखने को मिलती है, मेंस्ट्रुएशन। मंथली शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग इफ फर्टिलाइज डज नॉट अकर्स, अगर क्या नहीं मिलेगा, स्पर्म नहीं मिलेगा तो एग फर्टिलाइज नहीं करेगा, इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनी होगी यूट्रस की वो भी टूट जाएगी और एग भी डिजेनरेट हो जाएगा और ब्लड के रूप में वजाने से बाहर आएगा, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। और ये हर महीने देखने को मिलेगा, 28 से 30-35 दिन में ये देखने को मिलता है गर्ल्स में, अगर क्या नहीं हो रहा है, फर्टिलाइज नहीं हो रहा है एग, ठीक है। तो ये हर महीने का जो रिपीटेशन होता है इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम यहां पर बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ ह्यूमन। अगर फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फ्लैपियन ट्यूब, मैंने बता दिया, यानी कि ओविडक्ट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा और जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फीटस बन जाएगा और फिर फीटस का क्या होगा, बर्थ होगा, ठीक है। अच्छा, जायगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ये याद रखना। जायगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब डेवलपमेंट अकर्स इन यूट्रस, यूट्रस में जो डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, और वो अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन में तो 9 मंथ का होता है, ठीक है। 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट अगर चाहिए यूट्रस में, अगर कंप्लीट डेवलपमेंट चाहिए ऑर्गन उसका यहां पर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस, तो वो कितने का होता है, 9 मंथ का, ये याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन, अगर हमें रिप्रोडक्टिवली हेल्थ ये रहना है तो क्या करना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना होगा, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, एसटीडी यहां पर फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एसटीडी की फुल फॉर्म, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी हैं, एड्स है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये याद रखना है, ठीक है। एड्स जो फैलता है वो एचआईवी वायरस से फैलता है, इसको भी याद रखना है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म याद रखना है कौन कौन सा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक। अब है प्रिवेंशन, अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करना है तो सेफ प्रैक्टिस है ना, यानी कि, और या फिर अवेयरनेस फैलाओ, या फिर क्या करो, सेफ प्रैक्टिस का मतलब है कि हमें ऐसी डिवाइसेस यूज करनी चाहिए जिससे क्या हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक जो क्या रहने वाला है, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल, ये याद रख लेना बेटा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइप और एग्जांपल के साथ। दूसरा क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना भाई। नेक्स्ट पॉलिनेशन वर्सेस फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन वर्सेस फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट याद रख लेना। मेल वर्सेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से डायग्राम्स के साथ याद कर लेना, ये पेपर में आएगा इंपॉर्टेंट चीज। प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्यूबर्टी यानी कि जवानी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहां पर आते हैं, एसटीडी वगैरह वाले, ठीक है, यहां पर आते हैं। और बर्थ कंट्रोल के मेथड आते हैं जिसमें सर्जिकल मेथड काफी इंपॉर्टेंट होता है। मेल में अगर सर्जरी हो रही है तो वासेक्टोमी, फीमेल में अगर सर्जरी हो रही है तो ट्यूबेक्टोमी। फ्लैपियन ट्यूब को कट कर देते हैं ना तो वो ट्यूबेक्टोमी होती है, और वास्ट डिफरेंस को अगर मेल में कट करेंगे तो उसको वासेक्टोमी कहते हैं। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के रहते हैं, और यहां पर ये चैप्टर भी अपने पास कंप्लीट होता है बेटा, रिप्रोडक्शन। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट वन शॉट की तरफ हम बढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम रहेगा हेरिडिटी। अगर हेरिडिटी की बात करते हैं तो हेरिडिटी क्या होता है, कैरेक्टर का ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ट्रेड्स और कैरेक्टर का ट्रांसफर ही होता है, ठीक है। और कौन करता है, जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, जीन ही ट्रांसफर करता है कैरेक्टर को। नेक्स्ट मेंडल को क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ, है ना, जेनेटिक्स का फादर किसे कहते हैं, मेंडल, ठीक है। हेरिडिटी के बारे में इसी ने सबसे पहले टाइम बताया था, किस पे एक्सपेरिमेंट करके,
गार्डन पी प्लांट पे, जिसका नाम है पाइजम सैटिवम। गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सैटिवम। उस पे एक्सपेरिमेंट करा था, इसी वजह से यहां पर जो है मेंडल को क्या कहते हैं? ग्रिगोर मेंडल को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, और पी प्लांट को क्या कहते हैं? पाइजम सैटिवम। ये याद रखना, पाइजम सैटिवम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। बिकॉज दे हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। उसने पी प्लांट ही क्यों चुना? तो उसके लिए उस क्या क्या कारण बोलने हैं? क्योंकि पी प्लांट की शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है। कि क्लियर कॉन्ट्रास्ट करेक्टर, ठीक है, क्लियर कॉन्ट्रास्ट करेक्टर वो देता है, अच्छे करेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, एंड इजी पॉलिनेशन उसमें हो जाता है। इस वजह से मेंडल ने क्या करा? पी प्लांट को चूज करा। ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें सबसे पहला जीन। जीन क्या है बेटा? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, है ना, या फिर इनहेरिटेंस। हेरिडिटी का दूसरा नाम क्या होता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की यूनिट या फिर हेरिडिटी की यूनिट, जो कि क्या करता है? ट्रेड्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। एलील क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन या फिर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं? ट्रेड्स। जैसे कैपिटल टी क्या है? टॉल वाला, स्मॉल टी क्या है? ड्वार्फ वाला, है ना, शॉर्ट वाला प्लांट। डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होता है? जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे दोनों ही कंडीशन में, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, दोनों ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, उसको कहते हैं हम डोमिनेंट ट्रेड्स। रिसेसिव ट्रेड्स क्या होता है? जो अपने आप को केवल और केवल डोमिनेंट ट्रेड्स में ही अपने आप को क्या करता, मतलब जो अपने आप को केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे, उसको क्या कहेंगे? रिसेसिव ट्रेड। जैसे स्मॉल टी यहां पर आता है बेटा, ठीक है। अब जीनोटाइप में हम देखते हैं जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप। जैसे ये कैपिटल टी ये होमोजाइगस कंडीशन है, प्योर कंडीशन इसको बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक। ये स्मॉल टी ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, जो बाहर से हमें दिख रहा है। जैसे प्लांट की हाइट दिख रही है, टॉल है, लंबा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? फिनोटाइप। अब वो कौन सा टॉल है? देखो, ये कैपिटल टी भी टॉल माना जाता है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या माना जाता है? टॉल। लेकिन ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेटेरोजाइगस टॉल, यानी कि ये प्योर टॉल है, ये इम्प्योर टॉल। लेकिन ये तुम्हें जब जीन देखोगे ना तब देखने को मिलेगा, आई बात समझ में। लेकिन अगर नॉर्मली टॉल देखोगे तो तब ये तुम्हें फिनोटाइपिक में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। फिनोटाइपिक में ये भी टॉल मानोगे, ये भी टॉल मानोगे, तो फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस, और जीनोटाइपिक मतलब जीन को देख के कि कौन सा वाला टॉल है, प्योर वाला टॉल है या इम्प्योर वाला टॉल है, ठीक है। तो फिनोटाइप हो गया। अब यहां पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आता है कि इनहेरिटेंस के लॉ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है बेटा? डोमिनेंट ट्रेट्स एक्सप्रेस इन हाइब्रिड, कि डोमिनेंट ट्रेट्स क्या करता है? अपने आप को एक्सप्रेस करता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी, ठीक। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ट्रेड सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि जब भी क्या होता है, ट्रेड्स क्या होते हैं? सेग्रीगेट होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, किसके दौरान? गैमेट फॉर्मेशन में। जब हम क्या करते हैं? क्रॉस करवाते हैं ना, तो उससे पहले गैमेट्स बनते हैं। गैमेट के दौरान क्या होते हैं? ट्रेड्स क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। ये तो लॉ तो अपने पास हो गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखो जो मेंडल था उसने दो क्रॉस कराए, दो एक्सपेरिमेंट करे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? सिंगल कैरेक्टर लिया प्लांट का, जो कि क्या था? प्लांट हाइट, टॉल और ड्वार्फ, उनका क्रॉस करवाया, तो अपने पास क्रॉसिंग जो हुई, तो F2 जनरेशन में हमें देखने को मिला, ये मिला फिनोटिपिक रेशियो 3:1। ये 3 तो क्या थे? टॉल, और 1 क्या था बेटा? ड्वार्फ। तो वो ये तो अपने पास देखने को मिला क्या? फिनोटिपिक रेशियो, F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो 3:1। किसमें? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अगर वो जीनोटिपिक पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया तुम्हें जाए? जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो भी पूछता है। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1, 1:1 जीनोटिपिक रेशियो होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछे तो 3:1, और अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछे तो 1:1। 1 इसमें होता है प्योर टॉल, 2 होते हैं यहां पर इम्प्योर टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 होता है ड्वार्फ, ठीक है। तो ये जीनोटिपिक रेशियो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब दो कैरेक्टर का क्रॉस। यहां पर दो कैरेक्टर में कौन कौन से ले? प्लांट का, यहां पर प्लांट का जो पी प्लांट है, उस पी प्लांट के जो सीड है, उस सीड का शेप लिया राउंड और रिंकल्ड, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला, ठीक है। दूसरा कलर लिया उसका सीड का,
ग्रीन वाला और येलो कलर वाला, ठीक है ना। तो उस तरह से यहां पर दो कैरेक्टर का क्रॉस करवाया, फिर उन दो कैरेक्टर का क्रॉस अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं F2 जनरेशन में, तो उनका आता है 9331, यानी कि 9331 इसका फिनोटाइपिक रेशियो आता है डायरेक्ट हाइब्रिड क्रॉस का। याद रख लेना ये रेशियो, काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिटरमाइन करता है? मेल पे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं फीमेल में दोनों क्या होता है? XX, लेकिन मेल में क्या होता है? X एंड Y क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मेल से X क्रोमोसोम गया तो क्या होगा? गर्ल चाइल्ड होगी, और अगर मेल से Y क्रोमोसोम गया तो क्या होगा? बॉय चाइल्ड, ठीक है ना। ये याद रखना है। फादर पे डिपेंड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। चाइल्ड क्या होगा? जो चाइल्ड पैदा होगा वो किस सेक्स का होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? फादर पे, क्योंकि मेल के अंदर ही X एंड Y क्रोमोसोम होते हैं, जबकि फीमेल में तो दोनों XX हैं, वहां से तो X ही जाना है। लेकिन अगर मेल से X गया तो फीमेल, और मेल से Y गया तो मेल चाइल्ड होगा, है ना। नेक्स्ट, इवोल्यूशन एंड वेरिएशन। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है? बहुत लंबे समय जो चेंज देखने को मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। स्पॉन्टेनियस चेंज हमें देखने को मिलता है, उसको इवोल्यूशन कहते हैं। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन क्या होता है? जो डिफरेंस अमंग स्पीसीज, एक ही स्पीसीज में जो अंतर देखने को मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। जैसे ह्यूमन स्पीसीज है ना, तो ह्यूमन स्पीसीज में इतने सारे डिफरेंस, क्या मेरी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, हर किसी बच्चे के अपने पास क्या है? अलग अलग आइडेंटिटी है। तो वो अलग अलग आइडेंटिटी हुई किसकी वजह से? डिफरेंस की वजह से। वो एक ही स्पीसीज, सारे के सारे ह्यूमन स्पीसीज है, और ह्यूमन स्पीसीज में अलग अलग डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? वेरिएशन। यानी कि वेरिएशन क्या होगा? डिफरेंस अमंग स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं बेटा। और वेरिएशन किसके लिए जरूरी है? सर्वाइवल के लिए। ज्यादा वेरिएशन होगा तो अच्छा सर्वाइवल देखने को मिलता है, ठीक है ना। अक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स, अक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर। अगर इनहेरिटेड ट्रेड्स की मैं बात करता हूं या कैरेक्टर्स की बात करता हूं, जो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं उन ट्रेड्स को, उन कैरेक्टर को कहते हैं अक्वायर्ड, क्या? इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जा रहे हैं, इनहेरिटेंस के द्वारा, यानी कि जीन के थ्रू जा रहे हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल में आई का कलर या फिर हाइट, ठीक है, स्किन कलर, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये इनहेरिट होती हैं, पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। नेक्स्ट होता है अक्वायर्ड कैरेक्टर। अक्वायर्ड कैरेक्टर जो है ये पेरेंट्स से नहीं जाता है, ये एनवायरमेंट में रहने पे मिलता है। जैसे एनवायरमेंट में तुम रह रहे हो बेटा, गाली गलौज कहां से सीख रहे हो? माँ बाप से थोड़ी नहीं सीखे, ये पेट से सीख के थोड़ी नहीं, गाली गलौज कहां सीख रहे हो? एनवायरमेंट में रह के। तो एनवायरमेंट में जो कैरेक्टर्स मिलते हैं उसको कहते हैं अक्वायर्ड। यानी पैदा होने के बाद, आफ्टर बर्थ जो भी तुम कैरेक्टर गेन करते हो वो अक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। और बाय बर्थ के साथ ही जो कैरेक्टर लेके आते हो वो इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं। आफ्टर बर्थ अगर मान लीजिए दुबला पतला पैदा हुआ और बाद में जिम गया लौंडा और बिल्कुल बॉडी सॉडी बन गई, तो वो अक्वायर्ड कैरेक्टर हुआ ना। आई बात समझ में? तो वो चीज है। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एग्जाम के नेक्स्ट अगर हमारे पास बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर देखते हैं बेटा, चैप्टर तो ओवरव्यू हमने कंप्लीट देख लिया, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखते हैं तो क्या है? मेंडल को अच्छे से पढ़ लेना भाई, जेनेटिक्स का जो फादर है, मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से कर लेना उसको कंप्लीट, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कर लेना, डायहाइब्रिड का केवल तुम्हें फिनोटाइपिक रेशियो याद रखना पड़ता है, ठीक है। और जीन और कंट्रोल ऑफ ट्रेड्स अच्छे से देख लेना। तो यहां पर अपने पास ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कौन सा? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का हमने जिक्र करा। इसमें कोई डाउट अगर किसी बच्चों को है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो पूछ लीजिए बेटा, ठीक है। सक्सेस मतलब ग्लोबल वननेस।